Part 20, Article 368. Okay, the topic is to the Constitution. Amendments to the Constitution. Okay, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया. Okay. तो here आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इस चैप्टर को शुरुआत होने से पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन जनरल ये आप स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, क्लास कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के, मेजर ब्रॉडली ये भी क्लासिफाई किया जाता है. वैसे तो बहुत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई किया जाता है, बट एक ये भी क्लासिफिकेशन है. वन इज रिजिड एंड अदर इज फ्लेक्सिबल. अब ये रिजिड और फ्लेक्सिबल हैं क्या? रिजिड और फ्लेक्सिबल क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमेंडेबिलिटी है. ध्यान रखिएगा, रिजिड और कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अमेंडेबिलिटी, कितनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता, उसके बेस पर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, it is known as ultra rigid, and which constitution is known as ultra flexible? British. Okay, जो आप लोगों से जो पॉल साइंस पढ़ेंगे वो एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ कर सकता है सिवाय मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन. ये उनके पुराने एमपी ने स्टेटमेंट दिया था, और ये हम कोट भी करते हैं. दिस कोट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ the flexibility of British Constitution. सब कुछ कर सकता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए. अपने अगर इस साल देखा जाए 1789 से लेके इस साल देखा जाए तो 235 ईयर्स हो गए. 235 ईयर्स में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 27 अमेंडमेंट्स आए. 27. Now you can imagine, out of 235 साल 1789 में फॉर्मली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1789, और आज अगर कैलकुलेट कर लीजिए 235 साल हुए, तो 235 में से सिर्फ 27 अमेंडमेंट. दिस शोज द अल्ट्रा रिजिड नेचर ऑफ अमेरिका यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. समझ में आएगा नहीं? देखो ये चीज क्लियर समझ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों कहा जाता है. अब आपको इंडिया का एग्जांपल ले ले. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ. ओके, हम अगले साल 2025 में 75वीं सालगिरह मतलब एक तरह से बनाना शुरू कर दिया है, पर 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे अगले 26 जनवरी में. ठीक है, तो हमारे 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ चुके हैं. 75 साल में हमने 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उन्होंने 235 साल में. ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल और अल्ट्रा फ्लेक्सिबल, बहुत जिसमें रिजिडिटी है ही नहीं, दैट इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों नहीं है? बिकॉज वो रिटन नहीं. दूसरे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे दूसरा मतलब दूसरा पार्ट नहीं है, फेडरल नहीं है. वहां पे एक ही सरकार है. जब फेडरल होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल की भी चीजों को देखता है. ब्रिटेन में फेडरलिज्म है ही नहीं, ब्रिटेन तो यूनिटरी है, तो एक ही सरकार को अपने हिसाब से जो मन चाहे वो चेंज कर सकती है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंडेबिलिटी के हिसाब से दो में डिवाइड करते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी कहा था, इवन देन जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a
ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक बॉडी होती है वो ग्रो करती है, जो ऑर्गेनिक बॉडी होती है वो अडेप्ट करती है। ओके, जो ऑर्गेनिक बॉडी होती है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। तो कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि हाँ हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जिसको कभी भी चेंज करने की जरूरत हो ही नहीं सकती, ऐसा है ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं था, पंचायती राज का तो था से। ओके, मतलब एक सेपरेट जो सॉलिड पंचायती राज का है तो वो उसमें भी एब्सेंट था। तो मतलब जैसे जैसे सरकार को जरूरत पड़ती गई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन तभी, कोई भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल रह सकता है जब वो समय के साथ अपने आप को चेंज, और इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्ट 20 में आर्टिकल 368 डाला है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड का प्रोविजन कितने तरीके के होता है? हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, इंडिया, उसका सबसे पहला उदाहरण है क्लास बाय द वे ऑफ सिंपल मेजोरिटी। पहला सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब पार्लियामेंट की कोई लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज करनी है, ओके ओके, सिटीजनशिप में अमेंडमेंट लाना है, कोई 2/3 मेजोरिटी की नहीं, सिंपल मेजोरिटी, सिटीजन सीए एंड ऑल दोस, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा पर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा। ओके, दूसरा आपके स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इनमें अगर कोई चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी से चेंज होगा। मतलब स्टेट से पूछा नहीं जाएगा, स्टेट से पूछा ही नहीं जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनानी थी मोदी जी को 2019 में, सेंटर ने बना दी। तो एक चीज ध्यान सुन लीजिएगा, दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में केवल केंद्र सरकार ही चेंज कर सकता है, उसमें राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जा रहा है 2/3 मेजोरिटी लोकसभा, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा, ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ओके ओके, थर्ड कैटेगरी आ जाता है आपके स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाफ द स्टेट्स। ये अमेंडमेंट तब लाया जाता है क्लास जब कोई फेडरल फीचर का बदलाव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वुमेन रिजर्वेशन, तो वुमेन रिजर्वेशन पे जो चीज लाई गई, तो 2/3 मेजोरिटी लोकसभा पास हुई, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा पास हुई, और आधा स्टेट लेजिस्लेचर, आधे राज्य। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी कोई फेडरल लॉ है, सेंट्रल स्टेट्स की टैक्स रेजाइम चेंज होगी तो
2/3 मेजोरिटी लोकसभा, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा, सिंपल। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन 3 तरीके से भी संविधान में एक और तरीके से भी चेंज लाया जा सकता है, बाय ये 4th कैटेगरी आ जाती है, बाय जुडिशियल डिसीजंस, बाय जुडिशियल डिसीजन से भी। अब ये आपके लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा जुडिशियल डिसीजंस, कोई एग्जांपल देगा? यस, कृष्णनंदा भारती से क्या आया? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। एक बार कोर्ट ने ये कह दिया और आज तक क्या चल रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू नहीं बेटा, वो तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक, वो डॉक्ट्राइन, जुडिशियल रिव्यू तो वो तो अब यहाँ पे आपने पहली बार में तो सिक्सर मार दिया, दूसरे बॉल में आप वो हो गए, ओके, बोल्ड हो गए, ओके। जुडिशियल डिसीजन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है समय समय पे और उस चीज को वो लागू कर देता है, ओके, तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ही समझा जाता है, लॉ में चेंज ही समझा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। देन अगर इसने आपने एक और केसेस पढ़ा होगा, मैं आपको 2-3 जगह लिखवा चुका हूं, अगर इफ यू रिमेंबर, अभी आजकल केस चल भी रहा था रिगार्डिंग दैट ईवीएम एंड बैलेट पेपर, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसके थ्रू जो भी एमपी और एमएलए चुनाव में खड़ा, जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा, उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने केसेस पे अनाउंस किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू नहीं जोड़े गए हैं, पर इनडायरेक्टली कानून में जोड़ दिए गए। समझ पा रहे हो क्लास? कहीं सरकार ने नहीं जोड़ा है, किसने जोड़ा है? जुडिशरी ने। सरकार ने नहीं जोड़ा है पर जुडिशरी ने जोड़ा। तो मतलब सर, जो चौथा भी अमेंडमेंट होता है भारत में, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि 2 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं भारत में, आप इसको वापस घुमाते हैं। 2 तरह के अमेंडमेंट्स होते थे भारत में। एक होता है डायरेक्टली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये डायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तीसरा इनडायरेक्टली मतलब बाय जुडिशियल। जुडिशरी का सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एडीआर के थ्रू जो केसेस में थ्रू हुआ, तो जुडिशरी समय समय पे जो कानून को हाँ कह देती है, सर वो कानूनी बन जाता है। समझ में आ गया क्लास? बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। कुछ एक दो जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी थोड़ा पार्ट छुएंगे, डिटेल से नहीं जाएंगे पर थोड़ा सा उसको कवर करते हुए जाएंगे। और आई होप यू विल मतलब यू विल एबल टू अंडरस्टैंड the whole topic of amendment, okay. Heading Dali class, amendment to the Indian constitutions, amendment to the Indian constitution. The constitution reflects the aspiration and need of the people of the country, the aspiration and need of the people of the country. It has to be a dynamic document. It has to be a dynamic document giving shape to the popular aspiration, giving shape to the popular aspirations, as they evolve from time to time, as they evolve from time to time. Full stop. It has to facilitate socio-economic change and national security. Socio-economic change and national security.
keeping this factor in mind, the constitutional makers of of the Indian Constitution, the constitutional makers of Indian Constitution incorporated Article 368, incorporated Article 368. आप लोग फैन नहीं चला रहे यार, आप लोगों की लगाया फैन, ठंड लग रही है? ओके देन इट्स फाइन। ओके नहीं, मेरे को पता चला कि मानव जी सबसे ज्यादा कहते हैं सर गर्मी लग रही है, मेरे को सुरेंद्र सर बता रहे थे तो हमने कहा चलो भाई इंतजाम कराते हैं। ओके incorporated Article 368 in Part 20 XX, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स आप रोमन में लिखोगे, Part 20 XX in the Constitution which dealt with the procedure of amendment, full stop. Next paragraph. The amendment procedure of any constitution, can be broadly classified. The amendment procedure of any constitution can be broadly classified. The amendment procedure of any constitution can be broadly classified into two categories. Number one, rigid, and number two, flexible. Number one, rigid, and number two, flexible. Full stop. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेबिलिटी के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसा डिफाइन करेंगे? यस अर्चिता। पार्शियल फ्लेक्सिबल। हाँ भाई, पार्शियल रिजिड पार्शियल फ्लेक्सिबल, वही सिविक्स वाला पढ़ रहे हैं, पार्शियल रिजिड पार्शियल फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, सुई जेनेरिस है, अपने आप में अनोखा है, अलेक्जेंड्रोविच है। ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ यू कैन से लाइक वेयर सिंपल मेजॉरिटी इज नीडेड। जैसे सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट, राज्य इतना विरोध कर रहा है, बंगाल विरोध कर रहा, केरल विरोध कर रहा, ओके, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ओके आपके चीजें पास कर देती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कंकरेंट लिस्ट में है, ओके। तो कई मामलों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड किस मामलों में है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड उस मामलों में है जो मैंने आपको बताया था, जहां पे फेडरल इश्यूज। थर्ड मामलों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड, फेडरल मुद्दा। जैसे वुमेन रिजर्वेशन आपके 8-9 से चल रहा था, पास कब हुआ? अभी लास्ट ईयर 2023 में पास हुआ। 2008-9 से चल रहा था। जीएसटी 2006 से चल रहा था, 2016 के बाद 17 में लागू हुआ जीएसटी। फेडरल मामले हमारे यहाँ बहुत। बाकी जो मामले हैं, क्रिएशन ऑफ स्टेट, वो तो आर्टिकल 4 कहता ही है कि अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। सिटीजनशिप, लैंग्वेज को चेंज करना, इवन देन आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करनी है, उन्होंने अमेंडमेंट्स के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड कर दी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐड करनी है, उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब उसमें स्टेट्स का कोई रोल है ही नहीं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह सकते हो, ये तो सिविक्स वाली भाषा है, एनसीईआरटी वाली भाषा है कि पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज
very much rigid in terms of federal matters. But besides federal matter, Indian constitution is flexible. Besides federal matter जहां नहीं आएंगे बेटा, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है. पर जहां फेडरल मैटर है, इसका एग्जांपल मैंने खुद आपको, अगर बेटा साहब खुद सोचो, जीएसटी अगर इतना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आसान होता तो 2006 से लेकर 2017 11 साल नहीं लग गए होते जीएसटी को पास कराने. वुमेन रिजर्वेशन 2008 से लेकर के 2023, मतलब 15 साल लग गए वुमेन रिजर्वेशन को पास कराने. तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जहां कहीं फेडरल की बात आती है, फेडरल समझते हैं, फेडरल समझते हैं, यस बेटे, जहां पे स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, सिंपल बात है, डिवीजन ऑफ पावर है, वेरी गुड. इसको ऐसे जहां स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, यूनियन मैटर्स जहां सिर्फ सेंटर ही इन्वॉल्व है. अब जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, वो सिर्फ यूनियन के अंडर में, स्टेट्स का कुछ कर नहीं सकते. स्टेट चाहेगा कि अगर इस मामले में डीपीएसपी बनाया जाए तो स्टेट कुछ नहीं कर सकता है. स्टेट बस सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर देख लीजिएगा, अगर आपका मन हो तो अमेंड कर दीजिएगा. ओके, स्टेट कुछ नहीं कर सकता, ना सेंटर फंडामेंटल राइट्स में, ना डीपीएसपी, वहां पे सेंटर की ही चलेगी. बट आपके फेडरल मामलों में, जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, अगर इलेक्शन प्रोसीजर में कोई चेंज होगा तो फेडरल मामला है. राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई चेंज होगा, फेडरल मामला है. जीएसटी में कोई चेंज होगा, फेडरल मामला है. समझ में आया? टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा, फेडरल मामला है. जहां पे स्टेट्स को इन्वॉल्व है वो फेडरल मामला है. पंचायती राज में पहले राजीव गांधी बिल लेके आए, वो पास नहीं हो पाया, राज्यसभा एग्री नहीं कर पाई. फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोशिश की, वो भी नहीं सफल हो पाए. एट लास्ट पीवी नरसिम्हा राव ने कोशिश की एंड ही रिमूव्ड ऑल द क्लॉजेस on which the state government had objections. Then state government or then Rajya Sabha passed the 73rd and 74th constitution. तो फेडरल मामला इतना आसान नहीं. समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख ली क्लास. Rigid procedure is elaborate, difficult and special. Rigid procedure is elaborate, difficult and special. It is a characteristic of federal constitution. It is a characteristic of rigid procedure is elaborate, difficult and special. It is a characteristic of federal constitution. It is a characteristic of federal constitution which involves distribution of powers, to the two levels of government, distribution of powers to the, it is the characteristic of federal government, federal constitution में लिख सकते हैं, federal constitution where the constitution involves distribution of power, where constitution involves the distribution of power to the two levels of government, and so can be amended, only when, and so can be amended only when both the tiers of government accept the same. Both the tiers of government accept the same. Accept the same. Yes. जो सॉवरेन है वो अपनी टेरिटरी को ऑक्युपाई भी कर सकता है, वो टेरिटरी छोड़ भी सकता है. जो सॉवरेन है वो सॉवरेन की,
हाँ, जो सोवरेन है तो वो टेरिटरी ऑक्युपाई भी कर सकता है, टेरिटरी छोड़ भी दे भी सकता है। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास। रिजिडिटी thus usually involves rigidity thus usually involves ratification by state legislature. Rigidity thus usually involves ratification by state legislature. Usually involves ratification by state legislature. However, only federal provisions. However, only federal provisions are covered by rigid procedure. Are covered by rigid procedure. However, only federal provisions are covered by rigid procedure and not the non-federal parts of the Constitution. And not the non-federal parts of the Constitution. Non-federal part of the Constitution. Full stop. The best example of this is the Constitution of USA. The best example of rigid constitution is Constitution of USA. Since its adoption in 1789, फाइनली अडॉप्ट हुआ था। वैसे कई बार में अडॉप्ट हुआ है, 78 में बना, फिर 10 साल तो बिल ऑफ राइट्स में चेंज होते गए। ओके, सिंस इट्स अडॉप्शन इन 1789, it has in total 27 amendments. It has in total 27 amendments. तो अब आप स्पैन सोच सकते हो, 235 साल के स्पैन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट। कितना कठिन होगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाना। हमारे 75 साल में 106 अमेंडमेंट। ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड, flexibility means passing of amendment bill in the same manner as ordinary bill. Flexibility means passing an amendment bill in the same manner as an ordinary bill. Passing an amendment bill in the same manner as an ordinary bill. And the best example of flexible constitution is British Constitution. And the best example of flexible constitution is British Constitution. Where the British Parliament is empowered, to change the constitution, as and when the need arises. समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? फ्रेंच का दिस इज अगेन द पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। जीएस में कहाँ है बेटा सारे कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का है। ये तो पॉल साइंस का क्वेश्चन है बेटा। आई एम नॉट अ पॉल साइंस स्टूडेंट। ओके, लिखिए क्लास। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lies somewhere in between. The Indian Constitution lies somewhere in between. In other words, it has the combination of both. On federal matters,
Indian constitution is quite rigid. On federal matters, Indian constitution is quite rigid. While on non-federal matters, they can be amended. Without the say of states. They can be amended without the say of states, like without the say, say of states like fundamental rights and DPSP. While in some areas, the amendment can be passed with a simple majority only. The amendment can be passed with a simple majority only, like abolition or creation of legislative councils in the states, abolition and creation of legislative council in states, amendment in citizenship, etc. Amendment in citizenship, etc. तो इंट्रोडक्शन समझ गए क्लास? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले अगर अमेंडमेंट्स पे आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि भैया अमेंडमेंट्स रिजिड और फ्लेक्सिबल पे होता है। ओके, रिजिड और फ्लेक्सिबल पे ही नेचर ऑफ अमेंडमेंट चीज हो जाती है। नेचर की कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिजिड है या कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। ओके, रिजिड में आप यूएसए का एग्जांपल देंगे, फ्लेक्सिबल में आप ब्रिटेन का एग्जांपल देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों के बीच में लाई करता है तो आपके यहां पे आपको फिर ये चीज बतानी होगी कि किस मामलों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। तो जैसे मैंने आपको बताया फेडरल मामलों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। फिर उसके बाद जो नॉन फेडरल, जो आपके एक तरीके से कुछ मामले हैं जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उतना रिजिड नहीं है। ओके, और कुछ मामले बहुत सिंपल। ओके, लिख लो नेक्स्ट पैराग्राफ। We can also classify the constitution, classify the amendments in the constitution, by on the basis of informal amendments and formal amendments. Informal amendments and the formal amendments. The informal amendments, which are also known as imperceptibly contains two provisions. Judicial pronouncements and conventions. Judicial pronouncements and conventions. आपको एक चीज शेयर करूं, अभी आपने देखा होगा कुछ 3 दिन पहले मेरे YouTube मैनेजर ने एक
शॉर्ट डाला था रिगार्डिंग जियो एंड, जो आपको एक दिन क्लास में समझाया था, जियो एंड ऑयल मिरर इमेज, वो अब तक मेरे शॉर्ट सबसे ज्यादा गया है 15,000। इतने मेरे शॉर्ट कभी नहीं गए, मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड जब मेरे को ईश्वर, मतलब जो उसका फोन आया, उसका नाम ईश्वर सिंह राठौर है, जो हमारा यूट्यूब हैंडल करता है। तो अब लगा इट्स मतलब हमें खुद नहीं मालूम था कि ये इतना ज्यादा रीच चला जाएगा। ओके चलिए, अच्छा एक तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड कन्वेंशंस। ओके, एक दिमाग में एक और चीज याद आ रही है। प्लांट की लीव्स सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती? प्लांट की लीव्स सबसे ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती? सर रेड। रेड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा मेरे को दिया गया जनरल साइंस हिंदी मीडियम में पढ़ाने का, अगर हिंदी मीडियम में मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए, वेरी गुड। ब्लू, ब्लू के बाद रेड, ब्लू हाईएस्ट है, और ये सब पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, ये सब पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, पीसीएस के क्वेश्चंस आईएएस में किसी जमाने में पूछे जाते थे, ये सब पीसीएस के क्वेश्चंस। ओके, चार तरह के कौन से टीथ होते हैं? इंसिजर्स, इंसिजर्स, कैनाइंस, मोलर, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, एलिफेंट के टस्क इनमें से कौन से हैं? इंसिजर्स। कैनाइंस, वेरी गुड, वाह वाह वाह। कैनाइंस किसके होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। कभी एलिफेंट को फ्लैश खाते हुए देखो है? इंसिजर मॉडिफाइड, वेरी गुड, हिज आंसर वाज करेक्ट गाइस, मॉडिफाइड इंसिजर्स। और ये आपके एग्जाम में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, एक समय में आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस में भी क्वेश्चन बना था, ये असिस्टेंट कमांडेंट में भी क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एलिफेंट टस्क आर व्हाट? इंसिजर्स है। अब कहाँ पर पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस पूछता है, वो सोचता भी नहीं है कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, वही उठा करके रख देता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो एलिफेंट के जो टस्क हैं दे आर मॉडिफाइड इंसिजर्स। ओके, वहां हिंदी मीडियम में सर कैनाइन, सर कैनाइन, तो भैया कैनाइन तो फ्लैश ईटिंग वाले एनिमल्स का होता है। नेचर ने हम इंसानों को भी मोस्टली वेजिटेबल्स खाने के लिए ही भेजा है, सिर्फ 4 ही कैनाइन होते हैं, 1 2 3 4, बाकी सब इंसिजर, प्रीमोलर और मोलर ही होते हैं। वो बात अलग है कि आप हाचक के बटर चिकन और चिकन चाप और खाते रहते हो, वो दैट इज योर टेस्ट, बट ओके। अब आप एक बार डॉग को देख लो, सारे के सारे टीथ कैनाइन सी, तो दैट इज द थिंग। तो ये सब चीजें ओके इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख लीजिए क्लास नेक्स्ट। तो अमेंडमेंट्स, अगेन जैसे अमेंडमेंट्स को रिजिड और फ्लेक्सिबल में अगर बांटा जा सकता है, तो अमेंडमेंट को दो तरीके से और बांटा जा सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एंड कन्वेंशंस। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जैसे मैंने अभी बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक फीचर, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट नहीं किया गया, ये जुडिशरी ने किया। ओके, और इस प्रोविजन को वही वैल्यू दी जा रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वैल्यू दी। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए। अभी आएगा, अभी सर भारत में कई कन्वेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट आपके बजट पे हाँ देगा ही, हाँ या एसेंट देगा ही देगा, कन्वेंशन है। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट बजट पे अपनी एसेंट देगा ही देगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यह जरूर लिखा है कि प्रेसिडेंट बजट को रिकंसीडर के लिए नहीं भेज सकता, ये कहीं नहीं लिखा है। तो कल को कई बार इंटरव्यू में पूछ रहा था, क्या प्रेसिडेंट बजट को डिसेंट कर सकता है? कल को आप इंटरव्यू में बैठे हैं आईएएस या पीसीएस का, क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं कर सकता है, आपका आंसर होगा टेक्निकली यस,
कन्वेंशनली, ओके, वैष्णवी 7 बजे आइएगा, ओके, क्लियर है गाइस? तो कन्वेंशनली आपके प्रेसिडेंट बाउंड है कन्वेंशन के थ्रू कि वो एसेंट देगा ही देगा, पर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए क्लास। इन इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट contributed to the evolution of constitution. The Supreme Court contributed to the evolution of constitution in significant way, by its verdicts, like introduction of doctrine of basic feature of the constitution, introduction of doctrine of basic feature of constitution, and a ruling that they cannot be amended by the parliament, ब्रैकेट में लिख लो। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस। इनमें से कुछ अब आप बताओगे, आप लोग में से आखिरकार पीसीएस देने जा रहे हो, ओके। नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी are complementary to each other, and such balance between the two parts of the constitution, such balance between the two parts of the constitution cannot be disturbed. Such balance between the two parts of the constitution cannot be disturbed. कोई बता सकता है किस केस में कहा गया? यहाँ पे पीछे मेरे को थोड़ा गौरव जी से उम्मीद रही है, नौटियाल जी से, पीछे तरुषी से, बाकी तो अभी नए स्टूडेंट्स हैं मोस्टली। ब्रैकेट में लिखिए क्लास, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, टेरिटरी कैन नॉट बी सीडेड। ये इनके थ्रू, मतलब ये वो हैं एग्जांपल्स जुडिशियल जिसके थ्रू ये कि मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से सुपीरियर बना दिया था। अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो फिर वो चैलेंज हुआ मिनर्वा मिल्स केस में। इनिशियली क्या था, सिर्फ 2 ही फंडामेंटल राइट्स को शुरुआत में 39B एंड 39C को
सुपरसीड किया गया था, मतलब ग्रेटर बनाया गया था बाय, ये डीपीएसपी थे, बाय फंडामेंटल राइट्स 14, 19, 21 से सुपरसीड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया था कि भाई ठीक है 39 बी और 39 सी कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। देखो गाइस, जो लोग नए हैं उनको तो हम, उनको एक तरीके से इम्यूनिटी है और उनका चल जाता है, पर जो लोग पुराने हैं ना, तो अगर आपको जैसे 39 बी एंड 39 सी को फंडामेंटल राइट से अबव बना दिया था। कहने का मतलब यह है कि अगर वो कोई कानून 39 बी 39 सी के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आ रही थी, भले ही वो कानून 14, 19 और 21 का वायलेशन करे, फिर भी वो कानून जायज होगा। मतलब एक तरीके से डीपीएसपी हैज एन अपर हैंड ओवर फंडामेंटल राइट्स। पर ये किस तक सीमित था, 39 बी एंड 39 सी। अब आपको क्योंकि मिनर्वा मिल्स की केस की हिस्ट्री बता रहे हैं, इंदिरा गांधी ने थोड़ा जब देखा सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, इंदिरा गांधी ने एक और कदम आगे बढ़ गए। ऑल द डीपीएसपी हैज एन एज ओवर फंडामेंटल राइट्स। सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से सुपीरियर बना दिया। नाउ दैट थिंग वाज चैलेंज्ड इन मिनर्वा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एंड ओके, तो जब इंदिरा गांधी ने सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर बना दिया, फिर वो केस गया था सुप्रीम, और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द व्हील्स ऑफ अ चैरियट। अगर उसने एग्जांपल दिया कि अगर रथ के दो पहियों में एक पहिया बड़ा हो जाए और एक पहिया छोटा हो जाए तो रथ इम्बैलेंस हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, तो बराबर होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 39 बी एंड 39 सी विल रिमेन एज सच, मतलब जो पहला था आज भी यही है। आज अगर 39 बी 39 सी पे कोई कानून बनता है, भले ही वो आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करे, फिर भी वो जायज कानून। समझ में आ गया? आज भी सरकार अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में 39 बी और 39 सी के लिए कोई लॉ बनाती है, whether that law violates article 14, article 19, article 21, but that law will be there, cannot be treated as void। ये क्योंकि मिनर्वा के मिल्स केस में भी ये मतलब वो है, एक्सेप्टेबल है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सीडेड, CEDED, the territory of India, the territory of India cannot be ceded except by an amendment act, except by an amendment act, by an amendment act, ब्रैकेट में लिख लीजिए, द बेरूबरी केस 1960, द बेरूबरी केस 1960। मेरे को गौरव जी बताएंगे ये बेरूबरी यूनियन भारत के किस क्षेत्र में था? केरला, पंजाब, यहां से, इधर से कोई पीछे? यस तरुषी, एनी? हाँ, बंगाल, बांग्ला, ईस्ट पाकिस्तान, तब ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया था। ओके, इंडिया ने अपने कुछ क्षेत्र ईस्ट पाकिस्तान को दे दिए थे, वो बेरूबरी यूनियन था। ओके, हाँ बेरूबरी। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। ओके, बेरूबरी केस 1960। नेक्स्ट, वो तो कच्चा थी, वो दूसरा था वो, हाँ कच्चा थी वो। ओके, नेक्स्ट, हाँ जो नहीं नहीं, वो तो अब तो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया है ना। बेरूबरी केस का तो वर्डिक्ट है कि आप दे सकते हैं। भाई सिंपल बात है, जब आप सॉवरेन हैं तो आप अपनी टेरिटरी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। भाई सिंपल बात है, अगर ये मैं मोबाइल फोन का मैं ओनर हूं तो ये मेरे पास भी रह सकता है और मैं आपको भी गिफ्ट कर सकता हूं। बट मैंने आपका मोबाइल फोन देखा, मैंने रखा लिया कि नहीं ये लो भाई मेरी तरफ से गिफ्ट। जब मैं उस मोबाइल फोन का ओनर ही नहीं हूं तो मैं गिफ्ट कैसे कर सकता? समझ में आ रहा है क्लास? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉवरेन है,
आप अमेंडमेंट के थ्रू करिए ना, पार्लियामेंट के किसी के पास है अमेंडमेंट, मतलब किसी के पास सरकार के पास है ऐसा अमेंडमेंट लाने के कि हाँ हम गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से हाँ वापस के लिए तो कई बार हमारी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। इसमें अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा पार्लियामेंट में जब चीज पास होती है तो पब्लिक का ओपिनियन ही तो माना जाता है, जो पार्लियामेंट कहेगी तो इनडायरेक्टली पब्लिक का ओपिनियन ही है। हम कई बार हम पाकिस्तान को हमारी पार्लियामेंट बता चुकी है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कर दे कि हमारा यूनाइटेड कश्मीर है, हम ये आधा आधा कश्मीर नहीं मानते हैं, हम पीओके को भी भारत में मानते हैं और उसके लिए भी सीटें छोड़ रखी है हमारे क्या। ओके, तो दैट इज अ थिंग। तो समझ में है कि आप जो कह रहे हैं ना अक्साई चीन को, अक्साई कोई भी पार्ट को इंडिया टेरिटरी दे सकती है। ओके, और कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू टेरिटरी ले सकती, मतलब पास कर दिया, अब पास करने के बाद फिर हमारी सेना कार्रवाई करेगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, लिख लेगा नेक्स्ट। इवन दो आर्टिकल 361, इवन दो आर्टिकल 361, कोई मेरे को बताएगा आर्टिकल 361 में क्या है? प्रीलिम्स आने वाले हैं, तरुषि ने भी पढ़ रखा है, गौरव जी ने भी पढ़ रखा है, पीछे अंश गोस्वामी ने भी पढ़ रखा है, आर्यन ने भी पढ़ रखा है, पीछे नौटियाल जी हैं, अंजलि है, आई नो द थिंग्स, किस किसने पढ़ रखा है, सनी, ओके, कोणार्क। प्रेसिडेंट में कुछ था, अब बता दो भैया, फर्रा फेंक दिया, जैसे फर्रा नहीं फेंकते ना कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तब भी दिमाग नहीं काम कर रहा, तो फिर भैया क्या मैं आपकी जगह एग्जाम थोड़े ना दूंगा। मेंस में क्या होता था, जब कोई क्वेश्चन में अटक जाते थे, वो यार बस यार 2 पॉइंट बता दे, बाकी कहानी तो हम लिख लेंगे। मेंस में यही चीज होती बस, क्योंकि जब कई बार होता क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, आपने पढ़ा ही नहीं है और उसके बगैर क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, तो पीछे से हल्की सी आवाज आती है, मेरे को बस 2-3 पॉइंट्स बता दे, बाकी कहानी हम लिख लेंगे, क्योंकि मेंस में लिखने का प्रैक्टिस इतनी आ जाती है कि आपको बस 2-3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, बाकी सारी कहानी तो बस वो आपको बस शब्दों का खेल करना है। सर जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटी, हाँ याद आया, प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस आर्टिकल, ये मैं कितनी बार गवर्नर में भी पढ़ाया बेटा, मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, अंश जी याद आ रहा है, याद आ रहा है ना? तो बेटा रिवीजन करते रहो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो एक होता है ना चौकीदार, जागते रहो, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जागते रहो, सो मत, ओके, जागते रहो। और मेरे आप लोगों में से कई लोगों ने बड़े उसका पॉजिटिव फीडबैक दिया था, जो आईपीएस बना है, दैट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फतेहपुर, जिसका झोपड़ी में घर है, ऑल दोस्त, मैंने आपको अमर उजाला की स्टोरी शेयर की थी। ओके, तो गाइस आप देख रहे हो कि लोग कैसे कैसे किस 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 कंडीशन में लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास मतलब मदर और उसकी बहन दूसरों के घर में जाकर के बर्तन मांजते थे, गैस गैस तो थी पर गैस भराने के लिए पैसे नहीं थे। कभी अपनी कंडीशन और ऐसी कंडीशन से कंपेयर करो गाइस, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? एटलीस्ट प्री और मेंस तक तो पहुंचो, फाइनल मेरिट्स की तो बाद में बात है। बस वही चीज है गाइस, कमिटमेंट, कमिटमेंट। कभी आप ऐसे हो ना, कभी जब लगता है ना हम लोग को बहुत भगवान से बड़ी शिकायत रहती है, भगवान पता नहीं क्या किस घड़ी में तुमने लक लिखा है। पर कभी आप कंपेयर करोगे ना, तो आप देखोगे आप बाकियों से 10,000 टाइम्स बेटर हो। ओके, कंपेयर तो करो अपने आप को, आप उस ऐसी चीजों को आप जब पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ भैया हमारे पास थी, पर हम भगवान ने सारी सहूलतें दी थी, बस हम जो नहीं कर पा रहे थे ना, हम अपना सारा चीज एनर्जी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, हम अपने दिमाग की चंचलता के कारण परेशान थे। ओके, दिमाग को यही चीज है, जिसने दिमाग पे काबू पा लिया जिंदगी बन गई। सर 316 पूरा आर्टिकल, ओके लिख लीजिए क्लास, लिखिए लिखिए लिखिए, आर्टिकल 361, even though article 361 gives governor of state, even though article 361 gives governor of state immunity from judicial review,
immunity from judicial review, immunity from judicial review, judiciary has the right to invalidate, judiciary has the right to invalidate, has the right to invalidate any wrong or malefied actions, any wrong or malefied action, wrong or malefied action that a governor may take, that a governor may take, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रामेश्वर प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and others versus Union of India 2006 case, 2006 case, popularly known as Bihar Assembly dissolution case, popularly known as Bihar Assembly dissolution case, Assembly dissolution case. ओके तो ये इनफॉर्मल में पहला पार्ट हुआ, इनफॉर्मल में पहला पार्ट हुआ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कल कन्वेंशन करके हम फॉर्मली आर्टिकल 368 शुरू कर देंगे। समझ में आया क्लास? आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन? चीजें क्लियर हैं? अमेंडमेंट्स का पूरा प्रोसेस समझ गए? अमेंडमेंट्स को किस एंगल से शुरू करोगे? रिजिडिटी से शुरू करो, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वही अमेंडमेंट का शुरुआती रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से शुरू होता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? रिजिड है तो मतलब चेंज नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल है तुरंत चेंज हो सकता, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकता है। वहां से शुरू करो, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां आता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 में बता दोगे कि कुछ मामलों में बहुत रिजिड है, कुछ मामलों में थोड़ा फ्लेक्सिबल है और कुछ मामलों में बहुत फ्लेक्सिबल है। तो बेटा वो कहना छोड़ दो कि पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। फेडरल मामले में तो बहुत रिजिड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर गाइस? ओके हाँ, कुछ मामलों में बहुत फ्लेक्सिबल है और कुछ मामलों में बहुत रिजिड। ठीक है, क्लियर गाइस? तो विद इन अ मोमेंट आई एम स्टार्टिंग विद द मॉडर्न इंडिया, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया है। ओके, within 2 to 3 minutes we will start with the modern India. Okay, thank you guys, thanks a lot, thank you.